नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। वक्त है प्रहार का। प्रहार में बात करेंगे मुंबई की, जहां न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के बंद होने के बाद से अब लगातार हंगामा बरपा हुआ है। मुंबई के न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक में 122 करोड़ का घोटाला सामने आया है। घोटाले का आरोप बैंक के पूर्व जीएम हितेश प्रवीण चंद मेहता पर लगा है। इस मामले में अब पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। बताया जा रहा है कि न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के पूर्व महाप्रबंधक ने हितेश मेहता ने बैंक के खजाने से 122 करोड़ रुपए की निकासी की। ये निकासी दादर और गोरेगांव ब्रांच से की गई है। आरोप यह है कि हितेश मेहता ही दोनों ब्रांच के जीएम थे और इन्होंने ही 122 करोड़ का गबन किया है। बैंक के मुख्य लेखा अधिकारी की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, जिसमें हितेश मेहता के अलावा एक और शख्स को आरोपी बनाया गया है। आपको बता दें कि आरबीआई ने कल ही न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक से लेन देन पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद बैंक के बाहर ग्राहकों की लंबी कतार देखने को मिल रही है। जांच मुंबई पुलिस ने तेज कर दी है। इस पूरे घोटाले की जांच अब इकोनॉमिक ऑफेंस विंग कर रही है। ये इस बैंक का गोरेगांव ब्रांच है। मुंबई पुलिस के मुताबिक इस बैंक में काम करने वाला जनरल मैनेजर हितेश मेहता अपने साथियों के साथ मिलकर प्रभा देवी ब्रांच और ये जो गोरेगांव ब्रांच आपको दिखाई दे रहा है, इसी गोरेगांव ब्रांच में अकाउंट जो है उसका प्रमुख था और इन दोनों ब्रांच के जरिए उसने 122 करोड़ रुपए का गबन किया है। और ये गबन पिछले कुछ समय से लगातार चल रहा था। बड़े विश्वास से इस बैंक के जो खाता धारक है, उन खाता धारकों ने जो अपने पैसे इस बैंक के तिजोरी में रखे थे, खास तौर पे ये जो गोरेगांव ब्रांच आपको दिखाई दे रहा है, इस बैंक की तिजोरी में रखे गए पैसे को भी इस हितेश शाह ने अपने साथियों के मिल के साथ गबन कर लिया। और अब इस पूरे मामले की जांच जो है मुंबई पुलिस कर रही है। सबसे पहले यह मामला सामने आया प्रभा देवी में। जांच के दौरान पता चला कि प्रभा देवी और गोरेगांव ब्रांच, ऐसे दो ब्रांच में मिलकर ये पूरा घोटाला हुआ है। दादर पुलिस में सबसे पहले मामला दर्ज किया गया। चूंकि मामला 122 करोड़ रुपए का था, इसीलिए इस पूरे मामले की जांच को इकोनॉमिक ऑफेंस विंग को ट्रांसफर कर दिया गया है। अब ईओडब्ल्यू की टीम इस पूरे मामले की जांच कर रही है। जल्द ईओडब्ल्यू की टीम इस ब्रांच में भी आएगी, यहां पर भी जांच करेगी। लेकिन सवाल यह है कि जब इतना बड़ा घोटाला इतने लंबे समय से हो रहा था, तब बैंक के जो हायर मैनेजमेंट है उन्हें इसकी भनक क्यों नहीं लगी? लगातार पिछले कुछ समय से जब भी हर साल इस बैंक का ऑडिट होता था, उस ऑडिट के दौरान ये जो गबन है, ये जो चोरी है, वो क्यों नहीं पकड़ी गई? ये बड़ा सवाल है। और जब धीरे धीरे इस तरह से पैसे निकाले जा रहे थे तिजोरी से, उस दौरान इस बैंक में काम करने वाले अन्य स्टाफ को भी इसकी भनक क्यों नहीं लगी? हितेश के अलावा कौन कौन उसके साथीदार है, इसकी तलाश मुंबई पुलिस कर रही है। इस समय जब ये घोटाला सामने आया, तब आप सामने देखिए किस तरह से जो लोग इस बैंक में जिन्होंने अपना पैसा जमा किया है, जिनके लॉकर से, वो बेहद चिंतित है, वो बेहद परेशान है, क्योंकि उन्हें भी यकीन नहीं हो रहा है कि इस तरह से जिस बैंक में वो अपनी मेहनत की गाड़ी कमाई रखते थे, उसी बैंक का एक मैनेजर इस तरह से पैसे गबन कर रहा था। और अब जब पूरा मामला सामने आया, तब मुंबई पुलिस का कहना है कि हितेश मेहता की तलाश उन्होंने तेज कर दी है। साथ ही में जो अन्य आरोपी उसके साथीदार हैं, उन साथियों की भी तलाश मुंबई पुलिस कर रही है। तो आरबीआई ने मुंबई की न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के लेन देन पर 6 महीने तक रोक लगा दी है, जिसके बाद से बैंक के ग्राहकों में घबराहट है। लोगों को लग रहा है कि कहीं उनकी गाढ़ी कमाई का पैसा डूब न जाए। इसलिए आज दूसरे दिन भी बैंक के बाहर ग्राहकों की लंबी कतार देखने को मिल रही है। ग्राहक आरबीआई के बैन लगाने से पहले से परेशान है और अब 122 करोड़ के गबन की खबर ने ग्राहकों को हलकान कर दिया है। मुंबई की अंधेरी ब्रांच के बाहर लोगों की सबसे ज्यादा भीड़ है। कल भी इस ब्रांच के बाहर काफी लोग उमड़े थे। आज भी लोग अपनी सेविंग को निकालने के लिए लंबी लाइन में लगे हैं। लोगों का आरोप है कि बैंक की तरफ से कुछ भी रिप्लाई नहीं किया जा रहा है। जिनके लॉकर हैं उन्हें कूपन मिल रहा है, लेकिन जिनके अकाउंट हैं उन्हें सिर्फ प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। अब देखिए, लोगों की घबराहट बढ़ना लाजमी है। पहले बैंक पर बैन लगने की खबर से लोगों के जहन में सवाल पैदा हुआ था और अब 122 करोड़ के गबन की खबर ने लोगों की घबराहट को और भी दुगना कर दिया है। अब किस तरीके के हालात हैं, ये आइए सीधा ग्राउंड से ही जान लेते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी समीर भिसे इस वक्त जुड़ गए हैं। समीर, 122 करोड़ का गबन सामने आ गया। ग्राहक अब लेन देन नहीं कर सकते, अपने ही पैसों को बैंक से निकाल नहीं सकते। कोई सोल्यूशन इन ग्राहकों को दिया जा रहा है, इन कस्टमर्स को दिया जा रहा है, या वही घबराहट देखने को मिल रही है जो कल थी?
बिल्कुल प्राची, जो स्थिति है वो बनी हुई है, घबराहट बनी हुई है, क्योंकि अभी भी बैंक की ओर से स्थिति को स्पष्ट नहीं किया जा रहा है। हमारे साथ राम भजन है, पिछले 20 दशकों का उनका अनुभव इस बैंक के साथ रहा है, लेकिन जो अनुभव है, जो विश्वास रहा है, वो अब टूटा है। राम भजन हमारे साथ हैं। सर, कितने पैसे आपके साथ पास थे? आपने कितने की एफडी करा रखी थी? स्थिति बताइए। पाँच की एक है, 5 एक है, फिर 1 लाख की एक है, फिर 1 लाख से ऊपर एक और है, वो बेटी के नाम से, फिर मेरी बेटी पोतियों के नाम से 5-5 लाख की 2 एफडीज है। 2 एफडी है। और इसके अलावा लाख से ऊपर है। लाख से ऊपर, यानी कि कुल मिलाकर 12 लाख की आपकी 12 लाख एफडी से ज़्यादा है। 12 लाख से ज़्यादा की एफडी आपकी रखी हुई है। 13 लाख के आसपास। तो अब आपको बैंक ने क्या बताया जब आप एफडी मांगने जा रहे हैं? कोई जवाब ही नहीं दे रहा है, कुछ नहीं कहा जा रहा। कुछ नहीं कहा जा रहा है, अंदर ही एंट्री नहीं देते। बिल्कुल, बैंक का कोई भी कर्मचारी आपसे ये नहीं कह रहा कि आपके एफडी का क्या होगा, क्या स्थिति है, कुछ भी नहीं? कुछ नहीं बताया अभी तक। हम जो पूछ रहे हैं तो कुछ नहीं, दरवाज़ा अपना आउट कर देते हैं और फिर अंदर घुस जाते हैं, अंदर जाने ही नहीं देते। आप लगातार रोज आ रहे हैं? रोज आके घंटों खड़े? रोज आ रहा हूँ, रोज आके घंटों खड़े? रोज आके खड़ा रहता हूँ। रोज का यही हाल है, सभी लोगों का यही हाल है। अब बताइए, अब इस उम्र में मैं कमा नहीं सकता, बच्चों लोग के लिए बीमारी है, कॉलेज का खर्चा है। बिल्कुल, देखिए जो खाता धारक हैं वो परेशान हैं, क्योंकि सिर्फ उन्हें एक खबर मिल रही है कि वो अपने पैसों का लेन देन नहीं कर सकते। लेकिन कब तक नहीं कर सकते, कब तक उनकी जो जमा पूंजी है वो इस बैंक में रहेगी, वो उन्हें पूरी मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, इन सवालों के जवाब उन्हें नहीं मिल पा रहे हैं। शुक्रिया आपका समीर, तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे दिल्ली की। जी हां, दिल्ली चुनाव में हार के बाद अरविंद केजरीवाल की मुसीबत अब थमने का नाम नहीं ले रही है। बड़ी खबर यह है कि केजरीवाल सरकार के दौरान हुई गैर सरकारी नियुक्तियों को लेकर रिपोर्ट मांगी गई है। दिल्ली के मुख्य सचिव ने सभी विभागों में हुई गैर सरकारी नियुक्तियों की रिपोर्ट मांगी है। उधर केजरीवाल के बंगले में करप्शन के आरोप पर चीफ विजिलेंस कमीशन ने अब डिटेल रिपोर्ट मांगी है। दरअसल बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता ने केजरीवाल के बंगले को लेकर चीफ विजिलेंस कमीशन से शिकायत की थी, जिसके बाद चीफ विजिलेंस ऑफिसर ने फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट दी है, जिसको पढ़ने के बाद अब डिटेल रिपोर्ट मांगी गई है। तो एक तरफ अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। चुनाव में हार के बाद भारतीय जनता पार्टी रोज एक नए केस की फाइल खुलवाने की डिमांड कर रही है, तो दूसरी तरफ अब जितने भी बड़े चेहरे हैं वो भी मुश्किल में फंसते नजर आ रहे हैं। सत्येंद्र जैन पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप नेता सत्येंद्र जैन के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए राष्ट्रपति से अनुमति मांगी है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सत्येंद्र जैन के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 218 के तहत मंजूरी मांगी गई है। दरअसल ईडी ने हवाला लेन देन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन पर मुकदमा दर्ज किया था और मई 2022 में उन्हें गिरफ्तार किया गया था। फिलहाल वो जमानत पर बाहर हैं और ईडी ने उनके खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है। वहीं ओखला से आप विधायक अमानतुल्लाह पर हत्या की कोशिश के आरोपी को बचाने का आरोप है और दिल्ली पुलिस इस केस में भी जांच कर रही है। यानी चुनाव में मिली शिकस्त के बाद अब आप नेताओं पर एक के बाद एक शिकंजा कसता जा रहा है और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या फिर आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं को जेल भेजने की तैयारी है? क्या अरविंद केजरीवाल को जेल भेजने की तैयारी है? क्या सत्येंद्र जैन को जेल भेजने की तैयारी है? क्योंकि एक के बाद एक शिकायतें आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी कर रही है। तो एक तरफ आम आदमी पार्टी के नेताओं की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही, तो दूसरी तरफ दिल्ली में नई सरकार के गठन को लेकर कवायद तेज हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका से लौटते ही बीजेपी में नए सीएम को लेकर मंथन और मीटिंग का दौर तेज हो गया है। आज नई सरकार के गठन को लेकर बीजेपी की अहम बैठक होने जा रही है। ये मीटिंग शाम 4 बजे पार्टी हेडक्वार्टर में होगी। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्रियों की इस बैठक की अध्यक्षता जेपी नड्डा करेंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत के बाद ये पहली बैठक है। मीटिंग में संगठन के चुनाव को लेकर समीक्षा की जाएगी। इससे पहले कल बीजेपी के संगठन मंत्री बीएल संतोष ने भी दिल्ली बीजेपी के नेताओं के साथ मीटिंग की थी। बीएल संतोष की मीटिंग में दिल्ली के बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, सांसद हर्ष मल्होत्रा, गाजियाबाद से सांसद अतुल गर्ग सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे थे। इस बैठक में दिल्ली के सियासी घटनाक्रम पर भी चर्चा हुई थी, लेकिन कौन होगा वो चेहरा जिसे दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और माना यह जा रहा है कि आने वाले 1-2 दिनों में इस सवाल का जवाब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिया जा सकता है, क्योंकि इंतजार पीएम के विदेश दौरे के खत्म होने का था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी यात्रा को खत्म करके भारत वापस लौट चुके हैं और अब दिल्ली में नई सरकार के गठन को लेकर जो सुगबुगाहट है वो तेज हो गई है। बैठकों का दौर शुरू हो गया है। इससे पहले
पहले 2 बैठकें जरूर हुई थी, लेकिन आज होने वाली इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। सबकी नजर इस बात पर है कि दिल्ली का सीएम कौन होगा। रेस में कई दावेदार हैं। केजरीवाल को हराने वाले प्रवेश वर्मा, पिछली बार नेता प्रतिपक्ष रहे विजेंद्र गुप्ता, दिल्ली बीजेपी का सिख फेस मनजिंदर सिंह सिरसा, महिला फेस रेखा गुप्ता और सौरभ भारद्वाज को हराने वाली शिखा राय। इसके अलावा मुस्लिम बाहुल्य सीट मुस्तफाबाद से जीत दर्ज करने वाले मोहन सिंह बिष्ट का नाम भी इस रेस में शामिल है। तो कई चेहरे हैं, लेकिन किस चेहरे पर दिल्ली में यकीन किया जाएगा, इस सवाल का जवाब मिलना अभी बाकी है। हालांकि दिल्ली सीएम को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के मन में क्या चल रहा है, ये बड़ा सवाल है और इसकी जानकारी कम ही लोगों को होती है। दिल्ली में बीजेपी के 48 विधायक चुनाव जीते हैं, इनमें से किसी एक के नाम पर मुहर लग सकती है। दिल्ली में बीजेपी की आखिरी सीएम महिला थी, यानी सुषमा स्वराज थी। ऐसे में सवाल यह है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए किसी महिला को दिल्ली के सीएम पद की जिम्मेदारी सौंप सकते हैं, क्योंकि विपक्ष में आपकी तरफ से सबसे बड़ी नेता अभी फिलहाल आतिशी हैं। केजरीवाल आतिशी को नेता विपक्ष भी बना सकते हैं। ऐसे में उनके मुकाबले दिल्ली में बीजेपी अगर किसी महिला को सीएम बनाती है तो इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है, लेकिन अभी ये तमाम अटकलें हैं, अभी तमाम सुगबुगाहट हैं। तय शीर्ष नेतृत्व को करना है, विधायक दल की बैठक में होना है। अब कौन सा फेस होगा, ये तो विधायक दल की बैठक के बाद ही सामने आ पाएगा। हालांकि इस बीच बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने एक बड़ा बयान दिया है। खंडेलवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जल्दी ही दिल्ली का सीएम चुनेंगे। इंडिया टीवी से बातचीत करते हुए खंडेलवाल ने यह भी कहा कि केजरीवाल का शीश महल करप्शन का एक म्यूजियम है और अब इससे पर्दा उठेगा। एक विस्तृत जांच के अब आदेश दे दिए गए हैं शीश महल को लेके। देखिए, इस जांच की दिल्ली के लोगों को बहुत देर से प्रतीक्षा थी और अब जब सीवीसी की जांच होगी तो दूध का दूध और पानी का पानी होगा। शीश महल की सच्चाई दिल्ली की जनता के सामने आएगी कि किस तरीके से दिल्ली के हुक्मरानों ने अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपने पारिवारिक स्वार्थ के लिए लोगों के पैसे का दुरुपयोग किया और किस तरीके से ऐशो आराम के वो सारे साधन जुटाए जिसके खिलाफ अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी पार्टी के लोग थे जब अन्ना आंदोलन से निकले थे। वो लोग 4 बंगलों की जगह पे 4 बंगले जोड़ करके एक बंगला बनाना और उस बंगले के अंदर ऐशो आराम के वो सारे साधन लेना जो शायद किसी बिरले लोगों को देश में मिलते हैं। आम आदमी की तो बात छोड़ दें, किस कदर दुरुपयोग हुआ है। मुझे तो लगता है कि शीश महल एक म्यूजियम है पब्लिक करप्शन का। प्रधानमंत्री भारत लौट आए हैं, अब विधायक दल की बैठक होगी, मीटिंगों का दौर शुरू होगा। क्या जल्द ही अब दिल्ली का मुख्यमंत्री तय होगा? बहुत जल्दी हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व दिल्ली का वो भाजपा कार्यकर्ता जो दिल्ली को लीड करेगा उसका निर्णय करेगा, उसकी घोषणा करेगा। क्या विधायक दल की बैठक में ही ये निर्णय होगा? अभी राष्ट्रीय नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री जी आए हैं, सब लोगों से चर्चा करेंगे, उसके बाद निर्णय लेंगे। अब केजरीवाल एंड कंपनी के खिलाफ जांच का दायरा भी बढ़ता जा रहा है। बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता ने अरविंद केजरीवाल को चैलेंज किया है और कहा कि उनके हर करप्शन की पोल खोलेंगे। केजरीवाल ने सिर्फ लूटा है, उन्हें जेल जाना चाहिए। केजरीवाल को भ्रष्टाचार के एक-एक चैप्टर का हिसाब देना होगा। विजेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद है। विजेंद्र जी, लेटर आपकी तरफ से लिखा गया था, उसको मान लिया गया है, किस तरह की बातें उसमें थी, क्या चाहते थे आप जांच को लेकर? कार्रवाई होनी चाहिए केजरीवाल जी के खिलाफ, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। शीश महल को लेकर आपकी क्या इस तरह की क्वेरीज थी जिसको चाहते थे कि भाई ये मामले संदिग्ध है, इनको लेकर कार्रवाई होनी चाहिए? पहला कि उन्होंने एक शाकाल का साम्राज्य जिसको कहा जा सकता है एम्पायर और उन्होंने तैयार किया 50,000 गज का, सारे नियम कानून तोड़कर, धता बताकर, सरकारी संपत्तियों को खाली कराकर और उसको अमलगमेट किया गया, समावेश किया गया और एक बड़ा कैंपस बनाया गया। उस पर मेरी आपत्ति थी, उसको सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को हमने कंप्लेंट की है। और दूसरा ये जो साजो सामान वहाँ पर लगाया गया करोड़ों रुपए का, उसकी खरीद को लेकर के, और उसमें बहुत सारा सामान ऐसा भी है जो सरकारी खर्च के अलावा रिश्वत से आया है। हाँ, भ्रष्टाचार भी हुआ है कि 2 रुपए का कोई सामान था 4 में आया, ये भी आपको शक है क्या? वो एक विषय है, लेकिन जो वहाँ लग्जूरियस आइटम्स लाई गई हैं राजमहल, शीश महल को सजाने के लिए, बनाने के लिए, वो भी उतना ही महत्वपूर्ण मामला है और उस पर सीवीसी ने जांच के आदेश दिए हैं
मैं सीवीसी के इस फैसले का स्वागत करता हूँ। प्रधानमंत्री ने जब जीते थे आप दिल्ली में चुनाव, उस वक्त जो भाषण दिया था उसमें कहा था कि हम जो कैग की रिपोर्ट है वो भी पहले विधानसभा सत्र के पहले दिन रखेंगे। क्या जो भ्रष्टाचार के मामले हैं वो और ज्यादा बढ़ेंगे क्या, और पहले भी जेल जा चुके हैं? प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि कोई भी भ्रष्टाचारी बख्शा नहीं जाएगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो केजरीवाल और उनके साथी दोबारा जेल जाएंगे, क्या आपको लगता है ऐसा? मैं समझता कानून अपना काम करेगा। ये काम भी कानून ने किया है, एजेंसीज ने किया है, तथ्यों के आधार पे किया है। इस देश में राजा हो या रंक, कानून सबके लिए बराबर है। एक आखिरी सवाल है, इस शीश महल का बीजेपी क्या करेगी? केजरीवाल ये कहते थे भाई उन्होंने सीएम के लिए बनाया, किसी भी पार्टी का सीएम होगा तो इसमें रहेगा। आप लोग का जो भी सीएम बनेगा क्या वो इसमें रहेगा, इसको लेकर, या क्या करेंगे आप लोग इस शीश महल का? अभी तो जांच के आदेश हुए हैं, इसकी जांच होनी थॉरोली, फिर देखते हैं क्या करना है। वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के इस पार देश में मौलानाओं के हाथ कौन सा मैग्नेट लगने वाला है? मार्च में मौलानाओं का नया मार्च कहां शुरू होगा? स्पेशल रिपोर्ट दोपहर 12:30 बजे।